बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 59 किस्तें सुन चुके हैं। अब 60वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और आज अपने बाप के कातिल से मेरी मुलाकात हो गई थी। आज मैं जिस मलिक असलम से मिलकर आया था, ये वही तो था जिसने मुझसे मेरी अजीज तरीन हस्ती छीन ली थी। और उसकी नज़र में उस हस्ती की अहमियत दरख्त से टूट जाने वाली शाख जितनी भी नहीं थी। ये वही मलिक असलम था जिसकी हवेली की बुलंदोबाला दीवार तले खड़े होकर 17-18 बरस के एक मफलूकुल हाल बेबस और नादार लड़के ने कसम खाई थी, मलिक, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं एक रोज जरूर तेरे लिए फरिश्ता अजल बनकर वापस लौटूंगा। ये भी अच्छा ही हुआ था कि मुझे उसके असल घर की 4 दीवारी तक नहीं जाना पड़ा था। वो खुद ही उस जिंदगी की तमाशा गाह में मुझसे आन टकराया था। मैंने सितारा को तो सिर्फ ये बताया था कि उस शख्स ने उसे मरवाने और मुझे कारोबारी और जज्बाती नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। मैंने उसे कतन नहीं बताया था कि इस शख्स का जिम्मा मेरा कितना पुराना और कैसा नाकाबिले मुआफी कर्ज निकल आया था। मैंने मलिक असलम से मुसाफा करते ही उसे पहचान लिया था और उस वक्त अपने तासरात को काबू में रखने की कोशिश करते हुए मुझ पर कयामत सी बीत गई थी। लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना था। वो भला पहचान भी कैसे सकता था? वो एक बेवुकत मुजारे के रोते बिलकते लड़की की तस्वीर भला उसकी हाफजे में कहाँ महफूज रह सकती थी? ऐसी न जाने कितनी जिंदा तस्वीरें आए दिन उसकी नजरों से गुजरती थी। अगर मेरी वो तस्वीर उसके जहन में महफूज रही भी होती तब भी मुझे आज वो पहचान न पाता, क्योंकि गुजरे हुए गिनती के कुछ बरसों में इनकलाबात तगयरात का एक समंदर था जो मैं फलांग कर आया था। एक तवील सहरा था जो मैंने अबूर किया था। वो लड़का जिसे गाँव वाले फज्जा कहकर पुकारते थे और आज का मोहम्मद अफजल चौधरी और फैफी, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। मलिक असलम उस इनकलाब का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरे अंदर एक अजीम तूफान बरपा था। उस वक्त गली कोचों में हो का आलम था। अजीमुशान बंगले और कोठियां तारीकी में डूबे हुए थे। कहीं कहीं मध्यम से कम कमे टिमटिमा रहे थे। बहुत देर तक मैं अंधेरे में टिमटिमाते हुए और कमकमों को देखता रहा। न जाने कब मैंने राइटिंग टेबल पर से एक आराइशी शमादान गैर इरादी तौर पर उठा लिया था। यह पीतल का एक चमकीला और वजनी शमादान था और 12 सिंगे के सींगों से मुशाबा था। मैं बेख्याली में उसे हाथों में उलट पुलट रहा था और मलिक असलम के बारे में सोच रहा था। न जाने कब शमादान पर मेरी गिरफ्त सख्त होती गई। चलने में बाद मैंने हाथों में मामूली सा दर्द महसूस करते हुए कदरे चौंक कर देखा। शमादान मेरे हाथ में यूं तुड़मुड़ कर रह गया था जैसे वो महज कोई कागजी सी चीज थी। उस भारी भरकम शमादान को इस हालत तक पहुंचाने के लिए शायद किसी आईनी शिकंजे की जरूरत पड़ती, लेकिन मेरे हाथों में जाने कब और किस तरह उसका यह हाल हो गया था। कभी कभी तो मुझे खुद भी अपने आप पर हैरत होती थी कि क्या मैं वाकई इतना ताकतवर हूं, या फिर किसी मौका पर मेरी ख्वाहिश इंतकाम और किसी मौका पर कोई और जज्बा मेरी रगो पै में ऐसी नाकाबिले यकीन कुव्वत भर देता था। मैंने मुड़ा तोड़ा शमादान राइटिंग टेबल पर आहिस्दगी से रख दिया और गहरी सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे और सीने में दहकते अलाव की अजियत कुछ कम हो गई थी। चलने में बाद मैं उस कमरे से निकलकर नीचे अपने बेडरूम में आ गया, लेकिन उस रात मैं सो नहीं सका था। नींद मुझे सुबह के करीब आई जब मैं एक फैसले पर पहुंच चुका था। दिन चढ़े मैं सोकर उठा। तैयार होकर मैंने नाश्ता किया और ऑफिस जाने से पहले फोन पर एक नंबर डायल किया। राब्ता कायम होने पर मैंने धीमे लहजे में कहा, शब्बीर, एक शख्स का नाम पता और हुलिया ज़हन नशीन कर लो। मैंने उसे मलिक असलम का नाम, दफ्तर का पता और हुलिया बताया और उसके बाद कहा, मैं चाहता हूं कि इस शख्स की कम अज कम 1 हफ्ते मुकम्मल निगरानी की जाए। इसके तमाम औलाद का बेहद एहतियात और बारीक बीनी से जायजा लिया जाए और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि शाम ढलने के बाद इसे अगवा करने के लिए कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा। वक्त ऐसा होना चाहिए जब इसके अगवा की किसी को कानो कान खबर ना हो सके। आप हुक्म करें सर। दूसरी तरफ से शबीर शाह की आवाज सुनाई दी जो किसी भेड़िए की गुर्राहट से मुशाबा थी। आप जिस वक्त चाहे इसे अगवा किया जा सकता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर इसके इर्द गिर्द लोग भी मौजूद होंगे तो वो यही बता सकेंगे कि वो कोई जरूरी टेलीफोन कॉल सुनने या किसी का पैगाम मौसूल होने के बाद चल लम्बे के लिए मुआजरत करके बाहर गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। वो तो ठीक है, लेकिन इस मामले में गैर मामूली एहतियात की जरूरत है। मैंने मुलायमत से कहा, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। गुस्ताखी माफ सर, छोटे मोटे आदमी तो हम भी नहीं है। वो धीरे से बोला, वो तो ठीक है। मैंने एक बार फिर उसकी तायीद की, लेकिन मैं इस मामले से महफूज होना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि किसी भी मामूली सी बेहतियाती या खुशफहमी के बायस मेरे छोटे से तफरीही ड्रामे में कोई बदमजगी पाकर या किरकिरापन पैदा हो जाए। इसलिए मैं सरदार शाह के जिम्मा ये काम नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अहम नोयत का है। आप मुतमिन रहें सर, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा।
1 हफ्ते बाद मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, शबीर शाह ने कहा और मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो हफ्ता मैंने मामूल की मसरूफियात में गुजारा। आमतौर पर मैं अपने आदमियों को किसी काम के लिए कहकर उस वक्त तक के लिए भूल जाता था जब तक उसका मौका नहीं आ जाता था, लेकिन जो काम मैंने शबीर शाह के सुपुर्द किया था उसे मैं ज़हन से ना झटक सका। तमाम तर मसरूफियात के दौरान वो मेरे लाशऊर के किसी न किसी गोशे में रेंगता रहा। उस दौरान मेरा अपने स्टूडियो वाले दफ्तर में बिल्कुल जाना नहीं हुआ था। ठीक 1 हफ्ते बाद दोपहर के वक्त दफ्तर में मेरे डायरेक्ट नंबर वाले टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ शबीर था। वो पूरे 1 हफ्ते बाद फोन कर रहा था, मगर उसने बात कुछ इस तरह शुरू की जैसे हम चंद लम्हे पहले तक मसरूफ गुफ्तगू थे और दरमियान में जरा देर के लिए सिलसिला मुनक़ता हो गया था। सर, उसके मामूलात लगे बंदे नहीं हैं। वो बोला उसकी रोजाना मसरूफियात तो तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। वह स्टूडियो वाले दफ्तर जाता जरूर है, लेकिन कभी सुबह चला जाता है, कभी दोपहर में और कभी शाम में भी। कभी कभी वो अपनी फिल्मों की शूटिंग्स देखने भी चला जाता है। शहर से बाहर उसकी एक छोटी सी फ्लोर मिल है। कभी कभी उसका मुआयना भी करने चला जाता है। उसकी ज्यादातर मसरूफियात अयाशियाना होती है। दफ्तर में भी छोटी मोटी एक्ट्रेस और दूसरी लड़कियां आती रहती हैं। वो खुद भी बाज के घर जाता रहता है। सेंचर को वो अपने एक दौलतमंद दोस्त की कोठी पर रात के वक्त गया था। रात गए तक वो वही रहा। वहाँ कई कारें पहले से मौजूद थी और रात में मजीद इक्का दुक्का कारें आती रहीं और जाती रहीं। अंदर की सरगर्मियों की सही रिपोर्ट्स वो हमारे आदमी नहीं दे सके, लेकिन यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि वहाँ अयाशी का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मुझे यकीन है कि उस कोठी में हर सेंचर की रात को ये इज्तिमा होता है। मलिक असलम वहाँ से रात के पिछले पहर निकला था और नशे में मालूम होता था, लेकिन उसने अपनी कार सही तौर पर ड्राइव की। वो अपनी कार में अकेला ही घर वापस आया था। हमारे एक आदमी ने सुबह तक ही कोठी की निगरानी की थी। सुबह पो फूटने तक वहाँ से पक्की उम्रों के मजीद कुछ मर्द और एक खास कुमाश की बड़ी तरादार किस्म की चंद औरतें भी कारों में रुखसत होती देखी गई थी। सर, ऐसा लगता है कि ये पक्की उम्रों के कुछ दौलतमंदों का टोला है जिनकी जिंदगी का मकसद बस अयाशी के सिवा कुछ नहीं। दोनों सब के पास खांसी है और बैठे बिठाए आ रही है। सब बस कुछ इस किस्म की सरगर्मियों में लगे रहते हैं। अगर आप हुक्म दें तो अगले सेंचर को भी चेक कर लिया जाए कि वो लोग इस कोठी पर जमा होते हैं या नहीं। मलिक असलम जब वहां से वापस आ रहा हो तो वही वक्त उसे अगवा करने के लिए मौजू होगा। इस दौरान अगर वो गायब हो गया तो हजारों क्या असराइयां की जा सकेंगी। बात उलझ कर रह जाएगी, कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, मैंने आहिस्तगी से कहा, बल्कि अगले सेंचर को उसे सिर्फ चेक मत करो। अगर वो वाकई वहां जाता है तो वापसी में उसे गायब कर दो। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी साथ रखना। जब तुम उसे लेकर रवाना हो जाओ तो एक आदमी की ड्यूटी लगाना कि वो कहीं से मुझे फोन पर इतला कर दे कि काम हो गया है। मैं रात भर उस फोन का इंतजार करता रहूंगा। मलिक को लेकर जाना कहाँ है सर? शबीर ने हमवार लहजे में कहा। मैं वही बताने लगा था। मैंने कहा, जहांगीर के मकबरे की तरफ से जो सड़क टकसाल की तरफ जा रही है उसके दोनों इतराफ में वीराना है। मकबरे के अकब से सड़क पर पहुंचने के बाद जो पहला संगमील आता है उस तरफ बहुत घने दरख्तों का झुंड है। उस झुंड को अबूर करके अगर हम बाएं हाथ पर मजीद आगे बढ़े तो बहुत बड़े मैदानी इलाके में पहुंच जाएंगे। तुम्हें मलिक असलम को लेकर वहां पहुंचना है। गाड़ी तुम दरख्तों के झुंड में छुपाओगे। मलिक की गाड़ी तुम वहीं छोड़ दोगे जहां से उसे काबू करोगे। रास्ते ऐसे इख्तियार करना जहां गश्ती पुलिस वगैरह से सामना होने का कोई इम्कान न हो। यस सर, आपका ये छोटा सा एडवेंचर आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, शबीर शाह ने जवाब दिया। जरूरत महसूस करो तो तुम ट्रांसमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा, मैं ट्रांसमीटर पर भी सिग्नल का मुंतजिर रहूंगा। ठीक है सर, वैसे शायद उसकी जरूरत पेश ना आए। ये कोई ऐसी खतरनाक मुहिम नहीं है, शबीर शेख ने कहा, लेकिन बहरहाल मुझे आपकी हदायत याद है सर कि छोटे से छोटे काम को भी नहायत अहम समझकर संजाम देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने तमानिये से कहा। बेहतरीन निताज इसी तरह हासिल होते हैं। खुदा हाफिज। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उम्मीद मुझे भी यही थी कि ट्रांसमीटर के इस्तेमाल की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमारे पास खासे वसी दायरा अमल वाले ट्रांसमीटर मौजूद थे, लेकिन एक अरसे से उनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनका ज्यादातर इस्तेमाल उन्हीं दिनों में हुआ था जब हमारे जेर जमीन कारोबार अरूज पर थे। अब तो वो धंधे खत्म हो चुके थे जिनमें हंगामी जरूरतें रहती थी। मैं उस वक्त एक अजीब सी मुसर्रत महसूस कर रहा था जब शेर किसी शिकार की घात में बैठा होता है और शिकार बेखबरी के आलम में उसके सामने से गुजर रहा होता है। उस वक्त शायद शेर की भी यही कैफियत होती होगी। वो हफ्ता भी मामूल की मसरूफियात में गुजर गया और कोई खास वाकया रूनमा नहीं हुआ। सेंचर की रात को मैं जिम खाना से वापस आकर इत्मीनान से सो गया। टेलीफोन की घंटी से मेरी आंख खुली। टेबल लैंप जलाकर सबसे पहले मैंने घड़ी में वक्त देखा। तकरीबन 2 बज रहे थे। ये यकीनन मेरी मतलूबा टेलीफोन कॉल थी। मेरी गनूदगी एकदम काफूर हो गई थी। यस, मैंने रिसीवर उठाकर बशाशत से कहा। दूसरी तरफ से कोड वर्ड सुनाई दिया। मैंने जवाबी कोड वर्ड्स बोला तो गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ से कहा गया, सर
इरशाद बोल रहा हूँ। शबीर ने पार्सल उठा लिया है और बताए हुए एड्रेस की तरफ रवाना हो गया है। टोनी उसके साथ है। मैं वहीं उनसे अलग हो गया था जहां से पार्सल उठाया गया था। शबीर ने मुझे हदायत की थी कि आपको इतला कर दूं। मुझे कुछ हंसी भी आई। इरशाद बिल्कुल उसी अंदाज में बोल रहा था जिस तरह हम अपने दूसरे कारोबार के जमाने में बोलते थे, बेहद मोहतात और मुअद्दब। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। बेड से निकलकर मैंने नहायत फुर्ती से लिबास तब्दील किया। नाइट गाउन वगैरह की जगह सूट पहना, टाई लगाई, ताकि रास्ते में अगर कोई देखे भी तो उसे दूर से ही अंदाजा हो जाए कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी किसी हंगामी जरूरत के तहत रात गए कहीं जा रहा है। चंद मिनट बाद मेरी मर्सिडीज रात की तारीकी और सन्नाटे का सीना चीरती सड़कों पर पराठे भर रही थी। उस रात अक्सर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स तक रोशन नहीं थी। मैं जब मतलूबा सड़क पर पहुंचा तो चांद बादलों की ओर से निकल आया था और फीकी फीकी सी चांदनी ने माहौल को कुछ मुनव्वर तो कर दिया था, मगर यास्तियत और सन्नाटे में गोया कुछ और इजाफा कर दिया था। उस वीराने में कभी कभार सिर्फ झींगड़ों की आवाज सुनाई दे जाती थी या फिर दूर कहीं किसी गीदड़ की आवाज फरियादी से अंदाज में आती थी। उसके बाद फिर वही गहरा सकूत। संगमील नजर आने के बाद मैंने कार कच्चे में मोड़ ली। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद सामने झाड़ झंकाड़ का सिलसिला फैला दिखाई दिया। उससे आगे दरख्तों के झुंड थे। झाड़ झंकाड़ के एक हिस्से से मुझे टार्च जलती बुझती दिखाई दी और मैंने कार का रुख उसी तरफ कर लिया। उधर मुझे झाड़ झंकाड़ के दरमियान उस हद तक खला नजर आ गया था कि गाड़ी झाड़ियों वगैरह से उलझी हुई अंदर जा सकती थी और थोड़ा ही आगे जाने के बाद उन्हीं झाड़ियों में उस तरह छुप जाती थी कि अगर कच्चे मैदानी इलाके में कोई आ भी निकलता तो गाड़ी का नामो निशान भी उसे नजर न आता। और उस वीराने में दिन में भी कोई नहीं आता था, फिर रात में कौन आता। झाड़ियों में घुसते ही मुझे टोनी नजर आ गया, जो एक हाथ में रिवाल्वर और एक हाथ में टार्च लिए खड़ा था। वो स्याह जैकेट और स्याह पैंट में मलबूस था और झाड़ियों में ही तकरीबन फंसा खड़ा था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर मेरे बराबर बैठ गया और हाथ के इशारे से बताने लगा, गाड़ी इधर ले चले सर। झाड़ियों को रोनती उनसे उलझती हुई गाड़ी काफी आगे तक आ गई तो उसने रुकने का इशारा किया। आगे दूसरी गाड़ी खड़ी थी। ये एक स्याह फोर्ड थी, शबीर की पसंदीदा गाड़ी। मैं और टोनी उतरकर उस गाड़ी तक पहुंचे तो उसके अंदर की लाइट ऑन हो गई। अगली सीट पर मुझे मलिक असलम बैठा नजर आया। उसके हकम में शबीर बड़े ढीले ढाले अंदाज में सीट पर नीम दराज च्युइंगम चबा रहा था, लेकिन उसका हाथ एक राइफल के दस्ते पर जमा हुआ था जिसकी नाल मलिक असलम की कनपट्टी को छू रही थी। मलिक असलम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखें बुरी तरह फैली हुई थी। मुमकिन है जिस वक्त शबीर और टोनी ने उसे उसकी गाड़ी से उतारा हो उस वक्त वो नशे में रहा हो, लेकिन उसका नशा न जाने कब का हिरन हो चुका था, बल्कि अब उस वक्त तो वो एक हवास बागता हिरन नजर आ रहा था। मुल्किजी रोशनी में मुझे पहचान कर उसकी आंखें कुछ और फैल गई थी। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और उसके होंठों से सरगोशी नुमा आवाज निकली, अफजल चौधरी, तुमने अगवा करवाया है मुझे। मैंने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहा, शबीर इसे ले आओ, हमें जंगल अबूर करके आगे खुले मैदान में जाना है। शबीर ने राइफल की नाल से मलिक को ठोका दिया और खुद ही हाथ बढ़ाकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। मलिक असलम खामोशी से नीचे उतर आया। शबीर चीते की तरह फुर्ती से कार से नीचे उतरा। रिवाल्वर की नाल से उसने मलिक को दरख्तों की तरफ धकेला। मलिक लड़खड़ाया तो मैंने शबीर को इशारा किया, सख्ती नहीं, इसके जिम्मा सिर्फ मेरा कर्ज वाजिबुल अदा है, कोई और इसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैंने मलिक को आगे चलने का इशारा किया और उसके तकरीबन साथ चलने लगा। शबीर उसकी कमर से राइफल की नाल लगाए उसके पीछे था। टोनी सबसे पीछे था और टार्च से हमें रास्ता दिखा रहा था। जंगल में जहां कहीं चांदनी पहुंच रही थी वहां टार्च की जरूरत महसूस नहीं होती थी। बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैंने मुलायमत से कहा। तुम्हारे जिम्मा तो बहुत पुराना और नाकाबिले मुआफी कर्ज निकल आया है मेरा। पुराना? उसने सरसराती हुई आवाज में थोराया। मैं तो तुम्हें ज्यादा अरसे से जानता नहीं हूँ। हर फिरौन से शख्स उन लोगों की शक्लें भूल जाता है जिन्हें वो बर्बाद करता है। मैंने हमवार लहजे में कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। पैरों तले कुचली जाने वाली चोंटियों की शक्ल कौन याद रखता है और कौन याद रखने की कोशिश करता है। वो खामोश रहा। हम दरख्तों के दरमियान चलते जा रहे थे। टार्च की रोशनी में दरख्तों के साए हमसे आगे आगे भूतों की हेवलों की तरह बढ़ते नजर आ रहे थे। आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? काफी तवील खामोशी के बाद वो बोला। अब उसकी आवाज वाज़ेह तौर पर कांप रही थी। तुम इतना खौफजदा क्यों हो मलिक असलम साहब? मैंने बड़ी मुलायमत से पूछा। तुमने जिंदगी में 20 आदमियों को अगवा और कत्ल करवाया है। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ है कि जिस वक्त तुम्हारे आदमी उन्हें अगवा करके कत्ल करने या कोई और भयानक सजा देने के लिए कहीं ले जा रहे होते हैं तो उसके महसूसात क्या होते हैं? उसने कोई जवाब न दिया। मैं जानबूझकर जरा आहिस्ता चल रहा था ताकि हम ज्यादा देर में जंगल अबूर करें, ताकि मलिक असलम के आसाब को ज्यादा बोझ और तनाव बर्दाश्त करना पड़े। आसाब की जंग आदमी को पहले ही नीम जान कर देती है। कुछ देर की खामोशी के बाद वो एक बार फिर हिम्मत करके बोला, मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? किसने कहा कि हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाए हैं? मैंने हैरत का इजहार किया।
मुझे बचकाना तसल्लियां देने की कोशिश मत करो। वो बेचारगी से बोला, जाहिर है तुम मुझे यहाँ ज़ियाफत के लिए तो नहीं लाए होगे, शहर से दूर और इस वीराने में रात के इस पैर। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मैंने कहा। लेकिन उसने गोया मेरे लफ्जों पर ध्यान ही नहीं दिया था। मुस्तरिबाना से लहजे में बोला, देखो मैं अपनी जिंदगी के लिए बड़ी सी बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी रकम तुम कहो, अगर वो मेरे बस में हुई, ख्वाह उसे अदा करने के लिए मैं कलाश ही क्यों ना हो जाऊं, मैं इतनी रकम तुम्हें देने को तैयार हूँ। अपनी तमाम तर दौलत, जायदाद, यहाँ तक कि हर चीज से गोया तुम्हें मालूम हो गया होगा कि सबसे कीमती चीज इंसान की जान होती है। मैं हंस दिया। लेकिन मुसीबत यह है कि इंसान को जान की कदर कीमत का सिर्फ उसी वक्त पता चलता है जब उसकी अपनी जान पर बनती है। आज तुम अपनी दौलत, जायदाद, हर चीज देने को तैयार हो, हालांकि ज्यादातर लोगों की जानें तुमने इसी दौलत और जायदाद की खातिर ली हैं। और जब आदमी चंद जानें लेने में आसानी से कामयाब हो जाता है तो फिर इंसानी जानों से खेलना उसका मशगला बन जाता है। आज की मकरूज सोसाइटी में सबसे पहले यही रुझान रखने वालों की सरकोबी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह शेर के मुंह इंसान का खून लग जाता है तो वो आदम खोर हो जाता है, उसी तरह इंसान के मुंह भी इंसान का खून बहुत जल्द लग जाता है। देखो तुम जज्बाती बातें छोड़ो, मुझे छोड़कर तुम यकलख्त बेहिसाब दौलत हासिल कर सकते हो। मुझसे जो भी कसम चाहो ले लो कि मैं तुम्हारे मुतल्लिक किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। मैं ये शहर छोड़कर, बल्कि अगर कहोगे तो मुल्क छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। उसने गोया मुझे समझाने की कोशिश की। जो हम जंगल में ज्यादा फासला तय करते जा रहे थे, उसके असाब जवाब देते जा रहे थे। वो मेरी बात तो गोया सुन ही नहीं रहा था, बस मुझे कायल करने की कोशिश में लगा हुआ था। माना कि इस दुनिया में हर चीज बिकती है, मैंने बदस्तूर मुलायमे से कहा, लेकिन तुम कम से कम एक बेटे से उसका बाप खरीदने की कोशिश तो मत करो। वैसे अब तुमने रेट काफी बढ़ा दिया है इंसानी जान का। बरसों पहले तुमने एक इंसानी जान की कीमत 10,000 रुपए लगाई थी। आज एक इंसानी जान के एवज अपनी सारी दौलत और जायदाद देने पर तैयार हो। इनकलाब क्यों कराया? शायद इसलिए कि वो जान तुम्हारे एक हकीर मजारे की थी और आज मसला तुम्हारी अपनी जान का है। तब उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मुल्कजी रोशनी में वो अब भी मुझे न पहचान सका। सामने देख कर चलो, किसी टूटी हुई चाक वगैरह में उलझ कर गिर न जाना, मैंने उसे हदायत की और वो मेरे चेहरे से नजरें हटाकर एक बार फिर सीधा चलने लगा। देखो तुम सारी बात मुझे बता दो, मुझसे अगर माजी में कोई गलती हुई है तो मैं उसकी तलाफी की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही। वो तकरीबन गिड़गिड़ाने लगा था। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। अब हम जंगल से निकल आए थे और सामने खुला मैदान नजर आ रहा था। चांदनी फैली हुई थी और नाहमवार मैदान में बला का सकूत था। मलिक असलम एक सुर्खो सफेद आदमी था, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी। मैंने बगौर उसकी तरफ देखा तो वो होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। आओ जरा आगे चले, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा और शबीर ने राइफल की नाल से उसे आगे धकेल दिया। मैदान के वस्त में पहुंचकर मैंने रुकते हुए कहा, यह बड़ी पुरस्कून जगह है, दखल दर माकूलात का कोई खतरा नहीं। यहाँ इंसाफ के उन ठेकेदारों की आमद का भी कोई खतरा नहीं जो दर हकीकत मुआशरे में सबसे ज्यादा बेइंसाफी फैलाने का बाइस बने हुए हैं। चुनाचे मैंने इस जगह को मैदान अदल का नाम दे रखा है। हमारे तुम्हारे इस मुआशरे में हालात अक्सर कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मजलूम की दाद रसी नहीं होती और जालिम अपने तमाम तर मजालिम के बावजूद बच निकलता है और बड़े ठाट बाट और इज्जत व आबरू से इस सोसाइटी में जिंदगी गुजारता रहता है। न सिर्फ जिंदगी गुजारता है बल्कि अपनी फितरत के मुताबिक पर्दा या अलालीलान जुल्म का बाजार भी गर्म रखता है। वो कानून की कमजोरियों और अपनी ताकत से नाजायज फायदा उठाता है। कुदरत ने उसे जो हैसियत बख्शी होती है वो इसका बेहद नाजायज इस्तेमाल करता है। खुसूसन कमजोरों की तो वो जिंदगी अजीरन किए रखता है, जबकि अपने हम पल्ला या अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से वो कतरा कर गुजरता है या उनसे बना कर रखता है या बस फिर उनसे जुबानी गुलामी दुश्मनी जाहिर करता रहता है। अमलन कभी उनसे नहीं टकराता। ये एक आम रवैया है जो आज की सोसाइटी में चल रहा है। असलम दम बखुद मेरी तरफ देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम हैरान हो रहे हो कि मैंने क्या तकरीर शुरू कर दी। मैं कोई मुबल्लिग या मुकर्रर नहीं हूँ, हत्ता कि मुझे तो कोई अच्छा आदमी होने का भी दावा नहीं है। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं एक नहायत इंसाफ पसंद आदमी हूँ, लेकिन मेरा इंसाफ जरा पुराने जमानों के असूलों और कवायद के मुताबिक है, जब इंसान फितरत से करीब तर जिंदगी बसर करता था। आज के दौर के कानून की मोटी मोटी किताबों और तवील तवील जाब्तों में कानूनी नुक्ते बेशुमार से मिटाए हैं। कानून पर बिलाशुबा बहुत काम हुआ है, लेकिन इंसाफ कहीं गुम हो गया है, खो गया है। बेचारा इतनी बहुत सी भूल भलियों में रास्ता भूल गया है। मैंने एक लम्हे के लिए खामोश होकर टाई की गिरा ढीली की और बदस्तूर मुलायमत से कहा, इसलिए मजबूरन मुझे इस पुराने सीधे सादे और नहायत मुअस्सर नजरिया इंसाफ का कायल होना पड़ा है। यानी आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। मैं जब कमजोर और बेबस था तो मुआशरे के कई तबकों और कई अफराद ने मुझ पर बहुत से जुल्म किए, बहुत ज्यादतियां की, जिनमें से सबसे बड़ा जुल्म ये था कि मुझे यानी एक मासूम और मोहब्बत करने वाले बाप के साए से महरूम कर दिया गया।
लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी तुम्हारे बाप को असलम हकलाया। यही तो मजीद जुल्म की बात है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम्हें याद भी नहीं तुमने हमारे साथ क्या क्या किया था, क्योंकि हम बहुत ही हकीर लोग थे, चींटियों से भी ज्यादा हकीर। आज मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे इतने वसाइल हैं कि मैंने तुम्हें भरे पूरे शहर की एक सड़क से उठवा लिया है। अब मेरे आदमी सिर्फ मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। चाहूं तो ये अभी तुम्हें गोली मार दें और हम तुम्हारी लाश वीराने में छोड़कर चले जाएं। चील कव्वे और गिद्ध तुम्हें मतलब तुम्हारी लाश को नोच कर खा जाएंगे। शायद कई दिन बाद मशकशुदा हालत में तुम्हारी लाश दरियाफ्त हो सके, बल्कि ऐन मुमकिन है सिर्फ ढांचा ही दरियाफ्त हो और तुम इसके मुस्तहिक भी हो। तुम्हारे साथ अगर ऐसा किया जाए तो ये कोई ज्यादती नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत रायत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए अपनी बहुत एनर्जी और बहुत वक्त जाया कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये शिकवा न रह जाए कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई या तुम्हें अपने दिफा का मौका नहीं दिया गया। मैंने टाई ढीली करके गले से निकाली और फिर कोट भी उतार कर दोनों चीजें टोनी की तरफ उछाल दी। टोनी ने एहसास से उन्हें बाजू पर लटका लिया था। तुम भी टाई और कोट से निजात हासिल कर लो, मैंने कहा। मलिक असलम ने एक नजर अपने सरापा पर डाली और थूक निकल कर बोला, तुम चाहते क्या हो? कमाल है, तुम अभी तक नहीं समझे। मैंने हैरत से कहा, भाई तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है बिल्कुल खाली हाथ। देख लो, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने उसे अपनी पतलून की जेबें थपथपा कर दिखाई और मेरे आदमी इस मुकाबले में कतई मुदाखिल नहीं करेंगे। कहा, तुम मुझ पर गालिब ही क्यों ना आ जाओ। अगर तुमने मुझे शिकस्त दे दी तो तुम्हें इख्तियार होगा कि चाहो तो मुझे हलाक कर दो और चाहो तो मुआफ कर दो। अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तब भी मेरे आदमी अपने तौर पर या कानूनी तौर पर तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए तुम बिल्कुल बेखौफ होकर मुकाबला करना। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छा और कोई गेम नहीं हो सकता। वो मतहोश सी नजरों से कभी मेरी तरफ देखता था और कभी टोनी और शब्बीर की तरफ। गालबन तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में गेम का शायद ही कभी कोई तसव्वुर नहीं रहा, मैंने कहा। लेकिन मैं तुम्हें अपने मरहूम बाप की कसम खाकर यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही होगा। मेरे वादे पर हरफ बहरफ अमल होगा। कोट और टाई उतार दो। हिचकिचाहट में से अंदाज में उसने मेरी हदायत पर अमल किया। टोनी ने उसका कोट और टाई भी संभाल ली, लेकिन मलिक असलम के दिल ने शायद सिर्फ एक लम्हे के लिए संभाला लिया था। दूसरे ही लम्हे वो खौफजदा से अंदाज में बोल उठा, ये क्या बच्चों वाली बातें हैं, मैं नहीं लड़ सकता। हमें मजबूर न करो कि हम बुज़दिलों की तरह एक निहत्ते आदमी को गोली मार कर वीराने में फेंक जाएं, मैंने कहा। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बच्चों वाली नहीं, नहायत समझदारी और माकूलियत की बात है। इससे ज्यादा फराक दिलाना पेशकश शायद दुनिया में तुम्हें कोई न कर सके। मुद्दत हो गई, मैं खुद कभी किसी से नहीं लड़ा। असलम बोला, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा, लड़ा मैं भी अरसे से किसी से नहीं हूँ, लेकिन हम तुम जैसे आदमियों को लड़ने के काबिल तो रहना चाहिए ना। ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि तुम सिर्फ कारिंदों पर हुक्मरानी करते रहो, हमेशा अहकामात ही जारी करते रहो कि फलां को उठा लिया जाए, फलां को कत्ल कर दिया जाए और फलां का हुलिया बिगाड़ दिया जाए। जो आदमी इस किस्म के अहकामात देने का आदी हो उसे खुद भी किसी काबिल होना चाहिए। आदमी मेरे पास भी बहुत हैं और मैं उनसे बड़े बड़े काम लेता हूँ। बड़े जानिसार हैं मेरे साथी और वो मेरे एक इशारे पर शहर भर में तिबाही फैला सकते हैं। तुम्हें यहाँ तक भी मेरे ये दो साथी लाए हैं, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ वक्त और गैर जरूरी चक्रों से बचने के लिए किया है। ताहम जरूरत पड़ने पर यह काम मैं खुद भी कर सकता हूँ जो मेरे साथी करते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को इस चीज का मुस्तहिक भी समझता हूँ। ये सरदारी मैंने खुद अपनी सलाहियतों से रफ्ता रफ्ता हासिल की है, ये मुझे विरसे में नहीं मिली। तुम इतने आदमियों पर हुक्म चिल्लाते हो, इतनी जिंदगियों से खिलौनों की तरह खेलते रहे हो, तुम्हारे अपने बाजुओं में भी दम होना चाहिए। आओ मैदान में आओ। मैंने उसे आगे आने का इशारा किया। फिर मैंने टोनी से पूछा, इसकी तलाशी अच्छी तरह ले ली थी ना? इसके पास हथियार तो नहीं है? इसके पास सिर्फ ये रिवाल्वर था कोट की अंदरूनी जेब में। टोनी ने मुझे अपनी पतलून की जेब से 3-2 का एक रिवाल्वर निकाल कर दिखाया। मलिक असलम बदस्तूर अपनी जगह जमा खड़ा था। अब मैदान में आ भी जाओ ना यार, तुम तो शर्मीली दुल्हन की तरह वही गड़े खड़े हो, मैंने कहा। यह बात तय है कि तुम्हारे लिए मुझसे मुकाबले के सिवा कोई चारा नहीं है। खुला मैदान है और मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे मार कर ही अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। मुझे शिकस्त दे दो, मेरे आदमी खुद तुम्हें इज्जत और एहतराम से छुड़ाएंगे। वो एक लहीम शहीम आदमी था, डेल डोल में मुझसे कुछ निकलता हुआ, जबकि मैं भी आम से कद काट का मालिक नहीं हूँ। उसने मेरा सरतापा जायजा लिया, गोया नजरों ही नजरों में मुझे तोल रहा हो। फिर शायद उसकी कुछ हिम्मत बंदी और वो आगे बढ़ाया। चंद लम्हे तक हम एक दूसरे के सामने दायरे में घूमते रहे। शबीर और टोनी खासे फासले पर एक टीला नुमा उभार पर जा बैठे थे और सपाट नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। मलिक असलम ने मुझ पर हमला करने में पहल की। वह नहायत फुर्ती से मुझ पर झपटा था और उसके अंदाज से जाहिर हुआ कि लड़ने के मामले में वो इतना भी अनाड़ी नहीं था जितना जाहिर कर रहा था। मैंने झुकाई देते हुए उसकी कनपट्टी पर एक गौसा रसीद किया। वो जमीन चाटने लगा, मगर अपने तमाम तर भारी तनतोष के बावजूद इंतहाई फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे संभलने का पूरा मौका दिया और फौरी तौर पर उस पर हमला नहीं किया।
इस बार उसने अपनी दानिश में खासी चालाकी का मुजाहरा किया। यानी जाहिर तो ये किया कि वो मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दर हकीकत उसने यकदम झुककर मुझे गिराने के लिए टांग पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इस किस्म के दावपेच मेरे लिए बचकाना थे। मैंने उसके मुंह पर ठोकर रसीद की और वो उलटकर डकराता हुआ पीछे जा गिरा। मैंने इस बार भी उसे उठने और संभलने का मौका दिया। उसने सर झटका और मुंह साफ किया। उसके होंठ फट गए थे और शायद सामने के कुछ दांत भी टूट गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ चकरा सा गया था। ये तो उसे शुरू ही से अंदाजा था कि मैं कोई तरने वाला नहीं हूँ, इसीलिए इतनी बेफिक्री से लड़ने का चैलेंज दे रहा हूँ। तहम अब 2 ज़रबे खाकर शायद उसे मेरी ताकत का कुछ सही तौर पर अंदाजा होने लगा था। इस बार उसने गालिबन बेहतर तौर पर अपनी तवानाइयां मुजतमा की और यकलख्त बिफरे हुए सांड की तरह मुझ पर हमला आवर हुआ। लेकिन शायद वो खुद भी ये समझने से कासिर रहा हो कि मैंने किस तरह उसे हवा में उछाला और वो धप से जमीन पर चित्ता गिरा। खासी मिट्टी हवा में उड़ी। जिस तरह वो गिरा था, अगर जमीन कच्ची न होती तो शायद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। कई लम्हे तक वो जमीन पर ही पड़ा पलकें झपकाता रहा। इस दौरान मैंने उसे छुआ तक नहीं और उसके करीब खड़े होकर उसके उठने का इंतजार करता रहा। मैं अब इस सूरत हाल से महफूज होने लगा था। शायद बिल्ली भी चूहे से खेलते वक्त ऐसी ही लज्जत महसूस करती होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो चूहा तो नहीं था। अगर उसे थोड़ी सी ढील मिलती, जरा सा मौका मिलता, तो वो मुझ जैसे न जाने कितने आदमियों को पीस डालना, फना कर देना जानता था। इस बार वो उठा तो उसके चेहरे पर मौत का खौफ नमूदार हो चुका था। लेकिन चंद लम्हे मेरे मुकाबले नीम दायरे में घूमने के बाद जब वो मुझ पर हमला आवर हुआ तो अंदाजा ऐसा ही था जैसे उसने अक्ल खुद को बलाए ताक रख दिया हो और सोच लिया हो कि मरना तो है ही, इसलिए अब बिल्कुल बेफिक्र होकर वहशियाना अंदाज में एक आखिरी कोशिश करके देख ली जाए। उसका ये हमला बहुत शदीद था। अगर मैं जरा भी गाफिल होता तो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उसने किसी गजबनाक दरिंदे की तरह मुझे दबोचने की कोशिश की थी। मेरी कमर उसकी गिरफ्त में आ गई और उसने खालसन देसी अंदाज में धोबी पटका मारा और मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर पूरी ताकत से कोहनी रसीद की। उसके हल्क से कर्बनाक चीख निकली, क्योंकि उसकी नाक यूं पिचक गई थी गोया किसी ने उस पर वजनी हथौड़ा दे मारा हो। एक ही लम्हे में उसका चेहरा और कमीज खून में तर होने लगी। खून यकदम ही गोया उबल पड़ा था। वो तकलीफ को भुलाकर अंधों से अंदाज में घूमा और अचानक ही उसका घोंसा मेरे जबड़े पर पड़ गया। अब तक मेरी कोशिश यही थी कि मैं उससे एक हाथ भी न खाने पाऊं और ये भी गोया एक तरह का रिकॉर्ड ही रहे मेरी अपनी यादों की खिजाने के लिए, मगर उसने ये रिकॉर्ड कायम नहीं होने दिया था। उसके घोंसे से एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग झंझना कर रह गया था, लेकिन उस घोंसे ने गोया मेरे गज़ब के उस सैलाब को बेकाबू कर दिया जिस पर मैं अब तक बंद बांधे हुए था और हस्बे जरूरत तवानाई इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसके दोनों कंधों पर बैक वक्त दोनों हाथों से कराटे का वार किया। उसके हल्क से एक बार फिर चीख बुलंद हुई और दोनों बाजू बेजान होकर झूल गए। उसने लात चलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटते हुए जोड़ों का एक दाव चाप सूली आजमाया, फिर उसकी कनपट्टी पर घूमकर किक रसीद की। वो गिर पड़ा तो मैंने उसे मुतअद्दिद ठोकरें रसीद की, जो उसकी कई पसलियां तोड़ने के लिए काफी थी। वो बिल्कुल ड्रम की तरह इधर उधर लड़क रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की, मगर वो मदहोश शराबी की तरह गिरने लगा था, तो मैंने उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में जकड़ ली। दूसरे इलमे चिट की जोरदार आवाज आई और मैंने उसे छोड़ दिया। वो मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर गिर पड़ा था। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो सागती रहा। शबीर पत्थर पर से उठकर आगे आया। उसने असलम की नब्ज देखी, दिल की धड़कन महसूस की और उठते हुए किसी फर्शनाज डॉक्टर किसी मतानत और बुर्दबारी से बोला, मर चुका है सर।